हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल भगवान जीआईसी कोडदार। आज की वीडियो कक्षा 12 इतिहास सब्जेक्ट पर आधारित है। इस वर्ष इस तरह से इतिहास का पेपर आएगा। प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, कालिदास मजुमदार, फ्रांसिस बुकानन। आंसर इसका अलेक्जेंडर कनिंघम। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी या प्राकृत? आंसर इसका ब्राह्मी। गुप्तकालीन लिपि को किस प्रकार की लिपि माना जाता है? वर्णमाला, चित्रलिपि, ध्वनि आधारित, देवनागरी? आंसर ध्वनि आधारित। किस सिख गुरु को मुगल सम्राट औरंगजेब ने फांसी दी थी? गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह? उत्तर है गुरु तेग बहादुर। दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? आंसर है अकबर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या राम कृष्ण परमहंस? आंसर इसका दयानंद सरस्वती। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या डॉक्टर BR अम्बेडकर? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजरी, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? आंसर इसका लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न इस तरह के आएगा इस साल से, स्टेटमेंट और रीजन का। इसमें दो कथन दिए गए हैं, एक को स्टेटमेंट और दूसरा रीजन है। उसमें 4 विकल्प दिए होंगे। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा। कैसे होंगे? अभिकथन A और R दोनों सही हो सकते हैं और R अभिकथन A की सही व्याख्या करता है, या अभिकथन A और R दोनों सही हैं लेकिन R अभिकथन स्टेटमेंट की सही व्याख्या नहीं करता है, या स्टेटमेंट और रीजन दोनों गलत हैं, या स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हैं, या अभिकथन A सही है लेकिन रीजन R गलत है। पहला प्रश्न इसमें स्टेटमेंट है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। रीजन, इस काल में गोत्र की संस्था और वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। तो इसमें इन चारों में से कौन सही है? सही विकल्प है इसमें A। स्टेटमेंट A और रीजन R दोनों सही हैं तथा रीजन स्टेटमेंट की सही व्याख्या करता है। स्टेटमेंट A सही है क्योंकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। इस काल में उन्हें शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों और स्वतंत्रता के क्षेत्रों में पहले की तुलना में कम अधिकार मिले। कारण भी सही है क्योंकि इसी काल में गोत्र प्रथा का कठोर रूप से पालन होने लगा तथा वर्ण व्यवस्था अधिक जटिल और सख्त हो गई। इन सामाजिक संस्थाओं की कठोरता के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक भूमिका सीमित हो गई, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हुई। इसलिए R A की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? उत्तर ऋग्वेद में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। प्रश्न 5, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जन देव जी ने किया था। अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के पीछे लॉर्ड मैकाले का मुख्य विचार क्या था? लॉर्ड मैकाले का मुख्य विचार यह था कि भारत में ऐसे लोगों का एक वर्ग तैयार किया जाए जो रक्त और रंग से भारतीय हों लेकिन विचार, भाषा, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हों, ताकि वे अंग्रेज शासकों और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थ का काम कर सकें। प्रश्न 7, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता का प्राथमिक कारण क्या था? उत्तर, आंदोलन के प्रारंभ में ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी का
हो जाना। प्रश्न 8 देखिए, सूफी संतों द्वारा प्रचारित किन्हीं दो सिद्धांतों का उल्लेख करें। उत्तर, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। सूफी संत प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर जोर देते थे। सभी धर्मों की प्रति सहिष्णुता और मानव सेवा। वे सभी मनुष्यों को समान मानते थे और मानवता की सेवा को सर्वोच्च मानते थे। प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भव्य मंदिरों और ऊंचे गोपुरमों का निर्माण। विजयनगर स्थापत्य की सबसे बड़ी विशेषता विशाल मंदिर, ऊंचे ऊंचे गोपुरम यानी प्रवेश द्वार और मंडपम हैं। पत्थर की उत्कृष्ट नक्काशी और स्तंभों का प्रयोग। मंदिरों में पत्थर की सुंदर नक्काशीदार स्तंभ, रथ मंडप और अलंकृत मूर्तियां बनाई गईं। प्रश्न 10, 1857 के विद्रोह की विफलता के किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एकीकृत और संगठित नेतृत्व का अभाव। विद्रोहियों के पास कोई केंद्रीय नेतृत्व या एक समान योजना नहीं थी, जिससे आंदोलन पूरे देश में प्रभावी रूप से नहीं फैल सका। आधुनिक हथियारों संसाधनों की कमी। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में आधुनिक हथियार, धन और सैन्य संगठन का अभाव था, जबकि अंग्रेज सेना अधिक शक्तिशाली और संगठित थी। प्रश्न 11, कैबिनेट मिशन योजना के दो प्रमुख प्रावधान बताइए। उत्तर, भारत को एक संघ के रूप में बनाए रखने का प्रस्ताव। भारत में एक केंद्रीय सरकार होगी जिसके पास केवल विदेश नीति, रक्षा और संचार जैसे विषय होंगे, जबकि अन्य विषय प्रांतों के पास रहेंगे। प्रांतों का समूह। प्रांतों को 3 समूह ए, बी और सी में बांटने का प्रावधान किया गया ताकि विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताओं का ध्यान रखा जा सके। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में नए धार्मिक संप्रदायों के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ये 3 अंक का आएगा। इस तरह से कितना लिखना है 3 अंक में, ये देख लीजिए। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में नए धार्मिक संप्रदायों जैसे बौद्ध और जैन धर्म के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। वैदिक धर्म की जटिलता और कर्म का। वैदिक धर्म में यज्ञ, बलि और संस्कार बहुत जटिल एवं खर्चीले हो गए थे, जिससे आम जनता असंतुष्ट थी। ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया था और शूद्रों व निम्न वर्गों को धार्मिक अधिकार नहीं थे। तीसरा, लोग ऐसे धर्म की खोज में थे जो सरल हो, नैतिक मूल्यों पर आधारित हो और सभी के लिए समान हो। प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का विस्तार से मूल्यांकन कीजिए। ये 5 अंक का प्रश्न किस तरह से लिखना आपने, ये देख लीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जब साहित्यिक या लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं होते या अधूरे होते हैं, तब पुरातात्विक साक्ष्य इतिहास को ठोस और प्रामाणिक आधार प्रदान करते हैं। नंबर 1, भौतिक जीवन की वास्तविक जानकारी। पुरातात्विक स्रोतों में औजार, हथियार, बर्तन, मकानों के अवशेष, कब्रें और नगरों के खंडहर शामिल हैं। इनसे यह जानकारी मिलती है कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, उनके घर कैसे थे और उनकी तकनीकी क्षमता क्या थी। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और आर्थिक जीवन का स्पष्ट ज्ञान मिलता है। दूसरा, सिक्कों, मुद्राओं का ऐतिहासिक महत्व। सिक्के प्राचीन इतिहास के अत्यंत विश्वसनीय स्रोत हैं। इनसे शासकों के नाम, उपाधियां, शासनकाल, आर्थिक स्थिति और व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। मौर्य, गुप्त और कुषाण कालीन सिक्कों से तत्कालीन राजनीतिक शक्ति और आर्थिक समृद्धि का पता चलता है। तीसरा, अभिलेख और शिलालेख। शिलालेख, ताम्रपत्र और स्तंभलेख प्राचीन इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। इनसे प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक नीति, सामाजिक नियम और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक के अभिलेख उनके धम्म, शासन नीति और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। चौथा, कला और स्थापत्य का ज्ञान। पुरातात्विक स्रोतों में मंदिर, स्तूप,
विहार, गुफाएं और मूर्तियां शामिल हैं। इनसे तत्कालीन कला शैली, स्थापत्य तकनीक और धार्मिक विश्वासों का ज्ञान होता है। अजंता एलोरा की गुफाएं, सांची का स्तूप और मंदिर स्थापत्य इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत कला और संस्कृति में अत्यंत समृद्ध था। 5वां, साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि और सुधार। पुरातात्विक स्रोत केवल जानकारी ही नहीं देते बल्कि साहित्यिक ग्रंथों में वर्णित तथ्यों की पुष्टि भी करते हैं। कई बार ये स्रोत ग्रंथों की अतिशयोक्ति को सुधारते हैं और इतिहास को अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाते हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के विश्वसनीय, ठोस और प्रमाणिक पुनर्निर्माण में अत्यंत सहायक है और इनके बिना इतिहास का अध्ययन अधूरा माना जाता है। स्रोत आधारित प्रश्न होता है, ये आपके पास पैसेज आएगा, इस पर आपने प्रश्नोत्तर देने। जैसे है, असहयोग आंदोलन अपने वर्तमान रूप में इसलिए शुरू किया गया है ताकि सरकार को यह महसूस कराया जा सके कि जनता के जीवन पर उसका नियंत्रण पूरी तरह जनता की सहमति पर निर्भर करता है। हमें विदेशी वस्त्रों को जलाकर उनकी जगह खादी को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि खादी गरीबी और भूखमरी को समाप्त करने का एकमात्र समाधान है। हमें सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ना होगा ताकि सरकार जान सके कि हम उसकी शिक्षा प्रणाली को स्वीकार नहीं करते। हमें सभी सरकारी उपाधियां छोड़नी होंगी। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसके लिए किसी भी प्रकार की हिंसा या उपद्रव की आवश्यकता नहीं है। यदि हम 1 वर्ष तक अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं तो स्वराज निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकेगा। इस पर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार को यह एहसास कराना था कि उसकी सत्ता जनता की सहमति और सहयोग पर निर्भर करती है। प्रश्न अगला, गांधी जी ने खादी को बढ़ावा देने पर जोर क्यों दिया? गांधी जी ने खादी को बढ़ावा देने पर इसलिए जोर दिया क्योंकि खादी को गरीबी और भूखमरी समाप्त करने का एकमात्र समाधान माना गया और इससे स्वदेशी को प्रोत्साहन मिलता था। गांधी जी ने आंदोलन की सफलता के लिए किस समय सीमा का उल्लेख किया? गांधी जी ने कहा कि यदि लोग 1 वर्ष तक अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें तो स्वराज निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। अपील असहयोग आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाने में किस प्रकार सहायक हुई? इस अपील के माध्यम से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और उपाधियों के बहिष्कार का आह्वान किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग आंदोलन से जुड़े। अहिंसक तरीकों और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा खादी अपनाने की बात ने आम जनता को सरल रूप से आंदोलन में भाग लेने का अवसर दिया, जिससे यह एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। उसके बाद मानचित्र आधारित प्रश्न आता है, ये 5 अंक का आता है। जैसे यहाँ पर कालसी, आपको जानकारी होनी चाहिए इनकी। अशोका शिलालेख कहाँ है? उत्तराखंड में। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह है, कहाँ पर है? गुजरात में। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल कहाँ है? वाराणसी में। झांसी कहाँ? 1857 के विद्रोह से संबंधित उत्तर प्रदेश में है। जूनागढ़ गुजरात की रियासत है, गुजरात में होगी। अब देखिए आगे, इनको आपने इस तरह से दिखाना है। झांसी यहाँ पर मिट गया है, झांसी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर नीचे। लोथल यहाँ पर दर्शाना है, जूनागढ़ यहाँ दर्शाना है आपने, कालसी आपने उत्तराखंड में देहरादून में यहाँ पर दर्शाना है और सारनाथ यहाँ पर दर्शाना है आपने वाराणसी में।